गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज हम लोग मार्च महीने का दूसरा वीकली करंट अफेयर्स क्लास देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम हो। आपको जो भी वीकली करंट अफेयर्स क्लास है जो मिलता है उसमें जो भी प्रश्न रखते हैं उस वीक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रखते हैं करंट का, जो आप देखें और देखने के साथ साथ आप क्लास को शेयर करते रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितना ही आपके क्लास का विस्तार होगा उतना ही आपको जो है वो और जो है अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। इसलिए आप सभी से शेयर भी करते रहें और अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखें तो उससे भी देखें, क्योंकि आपको जनवरी माह से जो है वो कम से कम देखना चाहिए ताकि 2022 का पूरा करंट अफेयर्स आपका बेहतर हो। ऐसे आपको अगस्त माह से ही यहाँ पे करंट अफेयर्स क्लासेज मिलेगा। इसके अलावा जनवरी से वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज मिलेगा जो सप्ताह के 4 वीडियो रहेंगे, जिससे आपका पूरा करंट अफेयर्स का जो है वो रिकॉल हो जाएगा। इसलिए आप सभी देखें और इसके साथ शेयर करते रहें। इसके अलावा आपको स्टैटिक्स जीके सीरीज भी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप सभी उसे भी देख सकते हैं, जो आपको सीरीज से मिलेगा और उसको देखने से आपका तैयारी बेहतर होगा। तो आप सभी देखें, समय दें और समय के साथ साथ जो है वो शेयर करते रहें। तो इसी के साथ आइए आज के जो भी टॉपिक है, जो भी पिछले एक सप्ताह का महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग दिवस से शुरू करते हैं, तो दिवस से ही शुरुआत करेंगे। पहला है कि 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हियरिंग डे है तो हर वर्ष ये 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? तो जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना इस बार का थीम है, ध्यान रखना है आपको। दूसरा प्रश्न है 6 मार्च को सीआईएसएफ का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? तो 6 मार्च को, ध्यान रखेंगे। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। कब? तो 8 मार्च को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार लगभग आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलता है और इसका थीम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे, इस बार का थीम है अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता जरूरी है, यही इसका 2022 का थीम है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च के दूसरे गुरुवार को, मार्च के दूसरे गुरुवार को किडनी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किडनी का सबसे कार्यात्मक इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। किडनी का अध्ययन या जो है वो क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। आप जो है वो किडनी का बीमारी होगा तो आप देखिएगा कि जो है उसे स्पेशल डॉक्टर से जो है नेफ्रोलॉजिस्ट से मिला जाता है, जो स्पेशल जो है वो इनके जानकारी रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है और आपका किडनी का सबसे छोटा इकाई नेफ्रॉन होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो मार्च के दूसरे बुधवार को, मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, जबकि मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस है। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है और इंटरनेशनल न्यायालय में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, आप ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है नियुक्तियां। तो दिवस के बाद हम लोग नियुक्तियां देखेंगे। इस सप्ताह में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां रहा है तो ध्यान रखेंगे, 1 नंबर में यून सुक योल। यून सुक योल जो है वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने, ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल। अगला है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी कि एनएफआरए के प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगला है टी राजा कुमार।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाया गया टी राजा कुमार को, और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ध्यान रखेंगे, और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला है न्यायमूर्ति डीएन पटेल, न्यायमूर्ति डीएन पटेल दूरसंचार विवाद निपटारा और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने, टीडीएसएटी, यानी कि दूरसंचार विवाद निपटारा और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है न्यायमूर्ति डीएन पटेल को, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, यानी कि जो पहले पूरेगा वो रिटायर होंगे। अगला है खेल से संबंधित, तो झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी महिला खिलाड़ी है, ध्यान रखेगा, विश्व कप में विकेट लेने में संयुक्त रूप से प्रथम महिला बॉलर बनी। इस बार ये 5वां जो है वो आपका वर्ल्ड कप खेल रही है, और कुल जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाली संयुक्त रूप का बॉलर बनी है, ध्यान रखिएगा। 30 मैच में जो है वो 39 विकेट ली है, 30 मैच में 39 विकेट ली है, ध्यान रखिएगा झूलन गोस्वामी ने। अगला है कि निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2022, निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ, तो काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा में, जिसमें पहला स्थान पे भारत रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारत फर्स्ट रैंक पे रहा है, जिसमें भारत 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 मेडल जीता है, ध्यान रखना है आपको, जबकि दूसरे स्थान पे इसमें नॉर्वे रहा है। अगला है कि प्रियंका नुटकी, प्रियंका नुटक्की 23वें महिला ग्रैंड मास्टर बनी, 23वें महिला ग्रैंड मास्टर, और पहले महिला ग्रैंड मास्टर विजया लक्ष्मी है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी, यानी कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, कौन, तो मिताली राज, ध्यान रखना है मिताली राज। अभी जो है महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के अंदर चल रहा है, जिसमें भारत पहला मुकाबला पाकिस्तान से खेला था, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से भारतीय महिलाओं ने हराई थी, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम, विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022, चीन इसमें जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा, पहला स्थान पे चीन रहा जिसने गोल्ड मेडल जीता, और भारत ने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है, जो कि पहली बार भारतीय महिला टीम के द्वारा ये पदक जीता गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें तो विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल चैंपियनशिप 2022 है। अगला है उत्सव से, कुछ उत्सव हैं जो महत्वपूर्ण है, तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो बीकानेर राजस्थान के अंदर। झरोखा उत्सव कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया, ध्यान रखिएगा, और ये 8 मार्च को भोपाल में मनाया गया है झरोखा महोत्सव। और अगला है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 नई दिल्ली में ICAR के द्वारा मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग दिवस देखे, नियुक्तियां देखे, खेल देखे और उत्सव देखे, जो इस सप्ताह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगला है अन्य, तो पहला है इसमें कि बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण बोध गया में किया जा रहा है। शयन मुद्रा में यानी कि भगवान बुद्ध का सोया हुआ सबसे लंबा मूर्ति जो है वो आपका बोध गया में निर्मित किया जा रहा है, जो 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है, ध्यान रखिएगा। और इसके वास्तुकार मिट्टू पॉल है, ध्यान रखना है। इसका अनावरण 2023 में किया जाएगा और इसका निर्माण बोध गया में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि मृत्यु इनका मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला है वोल्केनो ऑफ फायर, वोल्केनो ऑफ फायर जो कि ग्वाटेमाला के अंदर स्थित है और इसमें विस्फोट हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है जहां पे विस्फोट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी है। भारत के अंदर 2 ज्वालामुखी है, एक बैरन ज्वालामुखी है और एक नारकोंडम ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम ज्वालामुखी आपका प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने
त्रिपुरा में महिलाओं को नौकरी और उच्च शिक्षा में 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा किया है। कहां पर? तो त्रिपुरा में नौकरी और उच्च शिक्षा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसके अनुसार? तो गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया है। अगला है कि सैन्य उपग्रह है नूर 2, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नूर 2 इसको लॉन्च किया है ईरान ने। नूर 2 सैन्य उपग्रह है जिसको लॉन्च किया ईरान। अगला है कि कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो कि सेकेंड पुत्री संतान के लिए 5,000, यानी कि कौशल्या मातृत्व योजना में है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है दूसरा संतान पुत्री होती है तो उसको 5,000 रुपया आपको छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला है कि पेंशन दान करे योजना, पेंशन दान करे योजना ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जिसके तहत घर के अंदर जो है वो कोई भी व्यक्ति है उसको घर के अंदर जो भी बाहरी इनकम आ रहा है उसको सपोर्ट करके उसके पेंशन के लिए कुछ पैसा फिक्स करने के लिए इस योजना को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लाया गया, यानी कि सपोर्ट करके जो है उसको जो है वो पैसा जमा करवाया जाए। इसके तहत जो है भारत सरकार के द्वारा एक बहुत सारा स्कीम भी चलता है जिसमें जो है आप इन्वेस्ट कीजिए और 60 साल के बाद आपको जो है पेंशन की राशि दिया जाएगा। अगला है कि भारत के सबसे बड़ा तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया कहां पर? तो ध्यान रखेंगे थूथुकुंडी, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। थूथुकुंडी तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जहां पे सौर ऊर्जा संयंत्र, तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा एवं वाष्पीकरण कम करने हेतु, यानी कि अगर तैरता हुआ है तो उसके ऊपर जो है सोलर प्लेट लगाया जाएगा, तो एक तो जो है वो आपका जो है वो स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण हुआ और दूसरा की वाष्पीकरण कम होंगे, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसका शुरुआत तमिलनाडु के थूथुकुडी से किया गया है। अगला है कि पाल दाग वाघ हत्याकांड, पाल दाग वाघ हत्याकांड 7 मार्च 2022 को इसका 100 वर्ष पूरा हुआ है, जो कि गुजरात में ये स्थल है। ध्यान रखिएगा 1922 में घटना हुई थी गुजरात के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भू राजस्व के लेकर अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया गया था, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। तो इस घटना को 100 वर्ष पूरा हुआ, ध्यान रखिएगा, पाल दाग वाघ हत्याकांड, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। अगला है वीमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम, वीमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसमें कौशल मुक्त महिला को रोजगार मिलेगा, यानी कि जो भी कौशल युक्त महिला है उनको रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिया जाएगा इसी योजना के तहत। ध्यान रखिएगा वीमेन एट द वर्क कार्यक्रम के तहत। अगला है कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खोला गया। ध्यान रखिएगा ग्वालियर के अंदर ड्रोन स्कूल खोला गया है। अगला है कि 9 मार्च को भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी है, जिसके लेकर काफी चर्चा में है। तो ये जो है एक मिसाइल जो था वो आपका गलती से भारत के से जो है वो पाकिस्तान में चला गया, जो जाकर जो है 124 किलोमीटर अंदर गिरा है, जिसके लेकर जो है काफी चर्चा में है। पाकिस्तान इसके लिए जो है इंक्वायरी बैठा रहा है, हालांकि भारत से जो है गलती से गया है और इसमें कोई तो हताहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई जो है वैसा औजार नहीं था, तो इस तरह से हताहत नहीं हुई। भारत सरकार के द्वारा जो है वो माफी मांगा भी गया है कि हमसे गलती से चला गया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसके लेकर इंक्वायरी बैठा रहा है कि जो है वो जानकर भेजा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है चर्चा में आया है, ध्यान रखेंगे। अगला है थेय्यम या कलियट्टम, थेय्यम या कलियट्टम नृत्य, जो कि केरल का है और 800 साल पुराना है और केरल में आयोजन हुआ है। ध्यान रखिएगा थेय्यम या कलियट्टम नृत्य। अगला है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान, भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान जिसका नाम हंसा एनजी है, हंसा एनजी है। एनजी का अर्थ होता है न्यू जनरेशन, और ये इसको विकसित किया नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ध्यान रखेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला है इब्राहिम सुधार, इब्राहिम सुधार जिन्हें कर्नाटक का कबीर कहा जाता है, कर्नाटक का कबीर कहा जाता है इब्राहिम सुधार को, और इनका निधन हो गया है। ध्यान रखेंगे। अगला है कि अम्मा और बहिनी, अम्मा और बहिनी योजना का संबंध सिक्किम से अम्मा योजना में है
कि जो भी गैर कामकाजी महिला है उनको 2000 प्रति वर्ष रुपया दिया जाएगा अम्मा के तहत। और बहिनी योजना में है कि 9th क्लास के जो भी बालिकाएं हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम से संबंधित है। अगला है कि भारतीय रेलवे 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण किया है। कवच का परीक्षण किया यानी कि 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर काफी गति से आ रहा है तो उसको जो है वो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जानकारी मिलेगा, जिसके माध्यम से रेल दुर्घटना बचेगा, टक्कर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो टक्कर रोधी ये कवच है जो RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के तहत जो है उन ट्रेनों को पता चल जाएगा कि जो है इस लाइन पटरी पे जो है वो ट्रेन आ रही है, तो इससे जो है टक्कर रोधी कवच है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि स्लाइनेक्स समुद्री अभ्यास। स्लाइनेक्स समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच और ये 9वां संस्करण है। इसमें INS किर्च भारत की तरफ से भाग ले रहा है, ध्यान रखेंगे, जो कि 7 से 10 मार्च के बीच इसका आयोजन हुआ। अगला है कि फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया किसने? तो IIT कानपुर के द्वारा ये विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा। तो फसलों को बीमारी से बचाकर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है इसके तहत। अगला है कि संभव, एक संभव और एक स्वावलंबन है। संभव और स्वावलंबन ये दोनों जो है वो आपको MSME के द्वारा विकसित किया गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसमें प्लास्टिक के कचरे को निस्तारण करके पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम एवं आजीविका में वृद्धि कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा MSME सेक्टर के द्वारा इसे विकसित किया गया, जिससे प्लास्टिक कचरा है उसको निष्कासन किया जाएगा और आपका पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम किया जाएगा। दूसरे जो है इससे लोगों को आजीविका मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी। तो ये संभव और स्वावलंबन। अगला है कि स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन ढाका बांग्लादेश में हुआ है। तो इसका आयोजन इसलिए होता है कि जो भी भारत के बाहर के लोग हैं वो भारत में आकर जो है अध्ययन करें, उनको आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया का आयोजन किया जाता है। अगला है कि परम गंगा जो कि सुपर कंप्यूटर है, इसको स्थापित किया है IIT रुड़की। IIT रुड़की के द्वारा आपका परम गंगा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन गंगा अभी यूक्रेन से भारतीय को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। अगला है कि नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। कितने महिलाओं को? तो 29 महिलाओं को, ध्यान रखिएगा। जिसकी शुरुआत 1999 ईस्वी में हुआ था और इसके तहत 2 लाख रुपया प्रदान किया जाता है और 25 वर्ष से प्लस आयु के जो भी महिला हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और 4th डाटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और 4था डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा हुआ है। कहां पर? तो हैदराबाद में यह स्थापित करने की घोषणा हुआ है। इसके तहत जो है वो 3 पहले से पुणे में, मुंबई में और चेन्नई में और 4था हैदराबाद में स्थापित होगा। अगला है कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया कौन? तो इसमें शिक्षा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और यूनिसेफ, ये तीनों मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि RBI ने फीचर फोन के लिए UPI पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। जो भी फीचर फोन यानी कि बटन वाला जो मोबाइल है उससे जो है वो डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपका एक UPI पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है RBI ने, जिसका नाम है UPI 123। UPI 123 पे, ध्यान रखेंगे UPI 123 पे लॉन्च किया RBI। किस लिए? तो डिजिटल भुगतान हेतु बिना इंटरनेट के, ये भी ध्यान रखना है कि बिना इंटरनेट के यहाँ पर जो है वो डिजिटल भुगतान होंगे, पैसा के आदान प्रदान हो सकते हैं। तो ये RBI के द्वारा RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि
मुधलवान योजना, नान मुधलवान योजना का संबंध तमिलनाडु से है और इसमें जो भी युवा हैं उन्हें कौशल विकास हेतु ये योजना शुरू किया गया। युवाओं में कौशल विकास करने के लिए नान मुधलवान योजना ध्यान रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। अगला है कि जीन बेरी प्रजाति है ग्लाइकोएस्मिस एल्बोकार्पा, ध्यान रखेंगे एल्बोकार्पा की जो है वो खोज किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बेरी प्रजाति का है, नाम क्या है तो ग्लाइकोएस्मिस एल्बोकार्पा की खोज किया कहाँ तो तमिलनाडु, और ये बेरी प्रजाति में है जो कि स्थानीय जामुन है, ये स्थानीय जामुन है और इसका प्रयोग औषधि के निर्माण में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि एनुअल इंडिया सोलर मार्केट रिपोर्ट 2021, एनुअल इंडिया सोलर मार्केट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने 2021 में 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित किया है। 2021 में 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित किया है, जिसमें प्रथम स्थान पर अगर राज्य देखा जाए तो राजस्थान है और सेकंड पे कर्नाटक है। अगला है कि 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में स्थापित किया गया, जो कि पूरी तरह से 100% स्वामित्व वाला महिला पार्क है, औद्योगिक पार्क। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सबसे ऊपर ओडिशा राज्य रहा। इसका मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण से है और 90.5% टीकाकरण किया, सबसे ऊपर स्थान पे ओडिशा है और इसकी शुरुआत जो है वो मिशन इंद्रधनुष को 2014 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जाएगा कहां पर तो जामनगर गुजरात के अंदर, जो कि ये दुनिया का पहला सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित। इसके तहत जो है कि परंपरागत चीजों को यूज करके जो है वो मेडिसिन तैयार किया जाएगा, तो ये जामनगर गुजरात में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि BBIN मोटर वाहन संधि है, जिसमें सार्क के 4 देश भाग लिए हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत। इसकी बात जो है बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा था, तो अभी इसमें जो है मोटर वाहन संधि में जो है वो बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल है और भूटान है, ध्यान रखिएगा, ये चारों मिलकर अपना संधि किया। अगला है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना का संबंध किससे है तो हरियाणा से है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना का संबंध हरियाणा से है। और अगला है कि FATF ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इससे पहले पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किए हुए हैं, जिसके तहत जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है, यानी कि जो भी आतंकवादी देश होते हैं उन्हें जो है वो आर्थिक मदद देने से इनकार कर देता है, वैसे देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल करता है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले पाकिस्तान को भी इसने ग्रे लिस्ट में शामिल किए हुए हैं। अगला है कि नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने का कानून पारित किया है यूक्रेन। तो अभी देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो है वो रसिया के द्वारा कैसे हमला हुआ है। इसी के तहत वहां के जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने घोषणा किया कि रूसी सैनिकों से बचने के लिए यहाँ के जो भी नागरिक है अपने जान बचाने के लिए हथियार का उपयोग कर सकते हैं, और उन्होंने वहां जो है एक संशोधन भी किया, कानून पारित किया, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला है कि समर्थ अभियान ये भी MSME है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसमें कौशल विकास में 20% महिला आरक्षण का जो है वो प्रावधान किया गया है समर्थ अभियान में, ध्यान रखेंगे। और अभी जो है सबसे महत्वपूर्ण है, 2 दिन पहले जो है 10 तारीख को 5 राज्यों में चुनाव था जिसका नतीजा आया है, तो उस पर भी जो है हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे अभी हालांकि जो है वो मुख्यमंत्री शपथ नहीं लिए हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सदस्यों सीटों की संख्या 403 है।
तो 403 है, जिसमें बीजेपी को 255 सीट मिला। 255 सीट सिर्फ बीजेपी को मिला है, हालांकि 273 आप लोग देख रहे होंगे तो बीजेपी प्लस यानी कि जो भी उनके समर्थन वाले दल थे यानी कि गठबंधन वाले दल थे उनको मिलाकर 273 है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है बीजेपी को 255 सीट हासिल हुआ है, ध्यान रखेंगे। और बहुमत के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुमत होता है कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या बट्टा 2 प्लस 1 यानी कि कुल सदस्यों की संख्या बाई 2 प्लस 1 यानी कि 403 है, इसका भाग करेंगे 2 से और प्लस 1 जोड़ेंगे तो बहुमत आता है, यानी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत है यूपी में। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री थे और इस बार भी जो है योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई जो है वो ऐसा जो है लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, तो ध्यान रखिएगा 37 साल बाद। अगला है कि सपा जो है वो अखिलेश यादव की जो पार्टी थी तो साइकिल 111 इनको जो है वो मिला, हालांकि 125 सीट सपा प्लस है लेकिन सपा को 111। और बसपा जो वहां के बहन जी का जो पार्टी था मायावती का, ये मात्र 1 सीट और कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिला है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी रहा है 255। अगला पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 117 है, 117। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ झाड़ू पार्टी आम आदमी पार्टी जो थी इसको कुल 92 सीट मिला और जो है वो 92 सीटों के साथ जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहा, ध्यान रखिएगा। और इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पंजाब में, जिसमें भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, 16 तारीख को शपथ भी लेने वाले हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस रही जो कि 18 यहाँ इससे पहले जो है वो कांग्रेस की ही सरकार थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह, इन्होंने 2-2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से चुनाव हार गए हैं, ध्यान रखना है आपको। तो मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे 2 जगह से और मात्र कांग्रेस को 18 सीटें आई। हालांकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर जो है वो सदर से चुनाव लड़े थे, गोरखपुर सदर से, और 1,20,000 वोटों से वो जीते थे, ध्यान रखिएगा। और हालांकि वहां के डिप्टी सीएम जो थे वो चुनाव हार चुके हैं। अगला है बीजेपी यहाँ पे 2 सीट जो है पंजाब में जीती है। अगला उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है, जिसमें से बीजेपी ने 47 जो है सीटें जीती है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी का बनने जा रहा है उत्तराखंड में। इससे पहले भी उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार थी और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी यहाँ भी अपने चुनाव हार चुके हैं अपने सीट से, तो यहाँ के मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस को 19 सीट प्राप्त हुआ है उत्तराखंड में। अगला है गोवा में चुनाव हुआ जिसमें 40 सीट प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री थे और 40 सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 20 सीटें प्राप्त हुई। हालांकि यहाँ पर जो है 40 है तो बहुमत के लिए बाई 2 प्लस 1 यानी कि 21 जो है वो सीट चाहिए, 21 विधायक चाहिए, लेकिन बीजेपी को 20 मिला है, यानी कि एक कोई की जरूरत पड़ेगा तो वो वही एक निर्णायक होगा सरकार के लिए, ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस को 11 सीट यहाँ पे प्राप्त हुई है। मणिपुर की बात करते हैं तो 60 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी को 32 यानी कि यहाँ पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। तो लगभग 4 राज्यों में देखें कि बीजेपी अपना सरकार बनाने जा रही है और एक राज्य में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जहां भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह से ये चुनाव 5 राज्यों का था। अगले बार जो है वो हम लोग देख लेंगे कि कौन राज्य के कौन मुख्यमंत्री शपथ लिए। एक प्रश्न ये है कि 11 मार्च को एनसीआरबी का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। एनसीआरबी का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? तो 11 मार्च को एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुआ था। और एक प्रश्न है कि रत्नाकर सेठी का आत्मकथा है, रत्नाकर सेठी का आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसी, ध्यान रखेंगे, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसी, जिसका अनावरण शरद पवार के द्वारा किया गया है, जिसका अनावरण शरद पवार के द्वारा किया गया। तो इस तरह से आज के इस सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको बताया, आप सभी देखें और देखने के साथ साथ पीछे के भी वीडियो अवश्य देखें, रिवाइज करते रहें, इससे आपकी तैयारी बेहतर होंगे और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो आप सभी देखें और देखने के साथ साथ क्लास को शेयर करते रहें, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सब करते रहे और क्लास का आनंद लेते रहें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।